नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटन में। यह एक 30 साल के युवक का केस है जो पहले किसी और दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवा रहा था और उसके इलाज से ठीक होने के बाद इसने अपनी दवाई छोड़ दी थी। फिर बीमारी इसको दोबारा लौट आई। अब यह रोगी थोड़ा मोटा है। रोगी हंस हंस कर अपनी तकलीफें बता रहा है, जॉली नेचर का है, मतलब यह है। तो सीने इधर यहाँ जलन होती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में हल्का सा दर्द होता है। इतना बता के रोगी चुप हो जाता है, जैसे तो उसने अपनी पूरी बात कह दी है और अब सिर्फ उसको दवाई देनी है। उसे चुप देखकर मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं इतनी सी सूचना के आधार पर औषधि का निश्चित रूप से चुनाव नहीं कर पाया था। तो फिर मैं उससे आगे पूछता हूँ, कब से है ये आपको परेशानियाँ? पीछे मतलब आपके आने से पहले है। मैं शाम वाले डॉक्टर को दिखा रहा था, मतलब दूसरे डॉक्टर को दिखा रहा था, तो उससे मुझको आराम आ गया था। फिर 2 हफ्तों के बाद मैंने दवाई बंद कर दी, यानी इसने 2 हफ्ते इलाज कराया उससे। फिर दर्द शुरू हो गया। सब कुछ रोगी प्रसन्नता पूर्वक फुदक कर बता रहा है, जैसे बड़ा मतलब बहुत ही जॉली नेचर का बंदा है। उसने मेरे प्रश्न का सीधा सा जवाब नहीं दिया कि उसकी बीमारियां कब शुरू हुई थी। तो मैंने शायद 3-4 हफ्तों तक उसकी दवाई खाई थी, यानी 2 हफ्ते की खाई है पर 3-4 हफ्ते बता रहा है। तो मैंने कहा आपको बीमारी वैसे कब से थी? और बीमारी तो काफी पहले से थी जी, मुझको 1-1.5 साल से थी। जब भी मैं खाना खाता हूँ ना तो सर सीने में जलन शुरू हो जाती है। मैं परेशान, मैं पेशाब जाऊंगा तो ठीक हो जाएगी और फिर से हो जाएगी। मतलब सीने की जलन का पेशाब जाने से कोई रिश्ता होता नहीं है, पर इसको ऐसे लगता है कि पेशाब जाने से सीने की जलन यानी एसिडिटी की समस्या कम हो जाती है। क्या मैंने पूछा तुम फिर क्या काम करते हो? बैठने का काम है जी, सदर बाजार में। सदर बाजार दिल्ली का होलसेल मार्केट है ये, इसमें लकड़ी का थोक का काम है, वुड वर्क। तो मैं जानता हूं सदर बाजार को, वहां के लोग पुरानी दिल्ली को सारे लोग खाने पीने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यानी पुरानी दिल्ली खाने पीने मस्त रहने वाले लोगों का शहर है। अगर वहाँ मशहूर होते हैं कि इस दुकान से कचौड़ी मंगाओ, उस दुकान से मिठाई मंगाओ, फलानी दुकान की जलेबी पसंद है, फलानी दुकान की बालूशाही पसंद है, वगैरह वगैरह, मतलब वहाँ की विशेषताएं होती है खाने की। तो ये ज्यादातर लोग खाते पीते रहते हैं दुकान पर। तो इसलिए मैं इससे पूछता हूँ भाई, तो इसका मतलब है कि आप वहां पर उल्टा सीधा खाते रहते होगे। ऐसा तो पहले तो ऐसा होता था जी, मैं नाश्ता करके जाता ही नहीं था, यानी नाश्ता भी वहीं करता था। तो दिन में कभी भी छोले भटूरे खा लिए और कुछ खा लिया, मतलब टेस्टी जो मजेदार खाना होता है वो खा लिया। रात को 4 रोटी खा ली, मतलब सारा दिन ये बाजार का ही खाते थे पहले। ये वहां की खूबी है। अब तो यह है कि सुबह 1 गिलास दूध पी कर जाता हूँ, दिन में 2 फुलके खाता हूँ, रात को 4 फुलके खाता हूँ। और यह सब कुछ उल्टा है, क्योंकि एक दिन में मुझे 4 फुलके खाने चाहिए और रात को 2। मतलब ये कह रहा है कि मैं दिन में 2 खाता हूँ और रात को 4 खाता हूँ। तो ये सब मैं उल्टा काम करता हूँ, जबकि होना चाहिए कि रात को मैं कम खाऊं और दिन में ज्यादा खाऊं, क्योंकि दिन में जगा रहता हूं मैं, पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो सर यही मेरा रूटीन है। ये 19 फरवरी को मेरे पास 19 फरवरी 2015 को ये पहली बार पेशेंट आया था मेरे पास। वैसे तो उनकी जिस भी होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, उनकी दवाई से पूरा आराम आ गया था सर मुझको, पर दवाई छोड़ते ही फिर परेशानी शुरू हो गई। यही नॉर्मली होम्योपैथ का हाल होता है, क्योंकि वो सही दवाई का चुनाव कर नहीं पाते हैं। पार्शियल मेडिसिन होती है जिसके कारण ये समस्याएं आती हैं। रिलैप्स बहुत जल्दी रिलैप्स आ जाता है, या जब तक वो दवाइयां खाते रहते हैं जब तक आराम आता है। तो दवाई छोड़ने के बाद आपने फिर से उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया होगा। अभी मैं उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्योंकि कोई भी इंसान अगर नेचुरल लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा तो बीमार होना लाजमी होता है। तो इसका मतलब जब एसिडिटी तेरे को उल्टा सीधा खाने से हो रही थी तो फिर उसका परहेज करना चाहिए, पर इसने मेरे ख्याल इसमें किया नहीं होगा। और फिर क्योंकि ये खाने के शौकीन है तो फिर उसने फिर वही शुरू कर दिया होगा जो कुछ पहले खाता था। हाँ, ये बात तो है।
मैंने बीच में 3-4 दिनों तक तो गड़बड़ खाना खाया है। तो मैं इस करूँ कि आपको हमेशा ही परहेज रखना है। जब भी गड़बड़ खाओगे तभी परेशानी तुम्हारी शुरू हो जाएगी। ये परमानेंट जाने वाली नहीं होती है, क्योंकि एक बार जब डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया। अब आपको उसके लिए बॉडी के हिसाब से चलना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा तला हुआ वगैरह ऐसे परहेज के हिसाब से जो बॉडी को सूट करे ऐसा खाना होगा। ये तो एकदम घबरा गया, अरे इसका मतलब मुझको हमेशा दवाई खाते रहना पड़ेगा। दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी जी? मैंने तो सोचा था कि 2-3 हफ्ते दवाई खा ली है, बहुत है। अब तो बीमारी ठीक हो गई है। बीमारी ठीक हो गई का मतलब है कि अब मैं फिर दोबारा सब कुछ अपना खाना पीना जारी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही लापरवाही अंदाज से सब कुछ बता रहा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट एक क्षण के लिए भी गायब नहीं है। ये जॉली है काफी। नहीं, दवाई तो जो भी थी वो शायद ठीक थी, जो भी डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर ने। पर हो सकता है दवाई तुमको ज्यादा दिन तक खानी पड़े, परंतु यह परहेज अब आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि वो पुराने जो भी डॉक्टर्स जिससे भी आपने दवाई ली थी, मुझको जरा बताओ, दिखाओ पर्ची वो कहाँ है जिसपे प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है। मैं दवाई का नाम जानना चाहता हूँ, आखिर उन्होंने क्या दिया था। अरे वो पर्ची तो बनाते नहीं है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर पर्ची नहीं बनाते हैं, एक एनवेलप पर ही दवाई लिखकर दे देते हैं, और मरीज जितनी बार भी आता है वो हर बार नए एनवेलप पे नई दवाई लिख देते हैं या पुरानी। यानी उनको पास कोई भी मरीज का रिकॉर्ड होता नहीं है, जो कि ये होम्योपैथी के एब्सोल्युटली प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। कहना चाहिए कि वो डॉक्टर होम्योपैथी प्रैक्टिस करता ही नहीं है, क्योंकि ये 2 मिनट के प्रिस्क्रिप्शन से हर बार मरीज आएगा, वो पर्ची फेंक आएगा, उसको याद ही नहीं होगा डॉक्टर को मैंने पहले क्या दिया था इसको। या उसके फिर सेट फार्मूले होंगे कि एसिडिटी कहते ये दवाई दो। तो ये सारे ही हरकतें कहना चाहिए डॉक्टर की बिल्कुल होम्योपैथी के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, क्योंकि हमें पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। रिकॉर्ड इसलिए रखना होता है कि ताकि अगली बार जब मरीज आए तो हम वेरीफाई कर सकें कि हमने उसको किस बेस पे जो दवाई दी थी वो बेस कैसा है, क्या वो बेस हटा या नहीं हटा। अगर वो बेस हटेगा नहीं तो इसका मतलब मरीज ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए 100 मरीज अगर रोज आ रहे हैं आपके पास या 10 भी आ रहे हैं, तो सबका रिकॉर्ड रखना सब अपनी मेमोरी में संभव नहीं होता है, इसलिए कागज पे रिकॉर्ड रखना जरूरी है। पर ये ऐसा नहीं करते हैं। तो सीधा साधा है कि होम्योपैथी करते नहीं है, मतलब ऐसे कुछ भी जो भी फार्मूले टोटके के हिसाब से बना रखे हैं वो देते रहते हैं। बेचारे मरीज है वो होम्योपैथी समझ के आते रहते हैं। तो पर्ची तो मुझसे खो गई, अब तो मैं खुद ही 3 हफ्ते बाद दवाई लेने आया। यानी कौन इस पर्ची को संभाल के रखता है, इसका मतलब है। तो इसको दवाई की पर्ची प्रिस्क्रिप्शन तक का भी महत्व नहीं है, इसके प्रति जरा भी गंभीर नहीं है ये लड़का। प्राय रोगी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कई वर्षों तक संभाल कर रखते हैं, पर ये तो फेंक देता है। ज्यादातर सबका यही हाल होता है, क्योंकि ये डॉक्टर के ऊपर है। उसने नहीं कहा होगा कि इसको संभाल के रखना है, जब उसे कहा ही है तो फिर उसको पता भी नहीं लगेगा। तो क्या आप दवाई लेने तो मेरे पास सुबह आया करोगे या सिर्फ आज ही के दिन दवाई लेना चाहते हो? मैं जानना चाह रहा हूं उसको कि ये सिर्फ आज की दवाई मुझसे लेना चाहता है या मेरे से इलाज करवाना चाहता है। क्योंकि ये शाम वाले जो भी दूसरे डॉक्टर हैं, जो भी दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे इलाज करा के ये इसको फायदा भी था। तो अब ये रोगी एकदम बहुत जोश, हाँ अब तो मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि वो उनका समय तो मुझको सूट करता नहीं है। क्योंकि हम तो घर आते आते हमको तो रात हो जाती है, जब तक तो उनका टाइम खत्म हो जाता है। सुबह मैं आपके पास दुकान जाने से पहले आपके पास आके दवाई ले लूंगा। तो ये बड़े जोश में है। तो उनके पास मैं बीच में दवाई लेने आया भी था जी, पर वो उनकी तो वो क्लिनिक ही बंद थी, तो मैं ले नहीं पाया। चलो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब मैं ठीक भी हो गया हूं, फिर क्यों दवाई लेने जाऊं। अब 2 हफ्तों से फिर से दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आज सुबह आपके पास आया हूं। तो ये रोगी का जो भी वार्तालाप हुआ, उसकी नेचर थी, जॉली नेचर थी, उसके स्वभाव को देखते हुए मैंने कुछ रूब्रिक इसमें बनाए हैं, वो मैं आपको पढ़ देता हूं। एक तो डेल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड, फ्रिवलस, वाइवेशियस, अडल्टरस, एलिमेंट फ्रॉम डिबॉचरी, कॉकेटिस टू मच, वर्सेस मेकिंग वर्सेस, विस्लिंग। तो इस रोगी के जो भी संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए लैकेसिस का चुनाव किया गया और उसको दवाई दी गई। तो इस रोगी के संबंध में ऊपर के कुछ रूब्रिकों को समझने का प्रयास करते हैं ताकि आगे लगा सकें दूसरे मरीजों पर।
कुछ सीख सकें हम लोग होम्योपैथी के बारे में। अडल्टरस, सारे रूब्रिक नहीं सीखेंगे क्योंकि ये पहले हमने बहुत सारे वीडियोज में सिखाए हुए हैं। तो यह किसी के भी प्रति, अडल्टरस माने ऐसा व्यक्ति किसी के भी प्रति समर्पित नहीं होता है। इसको अपने मजे फायदे के लिए हर काम करना होता ही है, यानी किसी सिद्धांत को भी वो मानता नहीं। अडल्टरस का शाब्दिक अर्थ होता है मिलावट करने वाला व्यक्ति। तो उसके पीछे मुख्य भावना और जरूरत से ज्यादा लाभ कमाने की होती है, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी, सिद्धांतों की कुर्बानी देकर भी एक ऐसी लालसा होती है कि मेरा फायदा हो। जरूरत से ज्यादा लाभ आदमी क्यों कमाता है? इसके अलावा अपने मजे के लिए कमाता है वो, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब मजा चाहिए उसको सिर्फ, चाहे वो किसी भी ढंग से मिले। अर्थात स्वयं का लाभ, आनंद, मजा आदि सभी चीजों को अपने हर प्रिंसिपल से ऊपर महत्व देता है। एलिमेंट फ्रॉम डिबॉचरी, अर्थात सारी रात मौज मस्ती, यानी जैसे शराब पीना, उल्टा सीधा खाना, अय्याशी करना, इसको हम डिबॉचरी कहते हैं। अय्याशी करने के बाद होने वाली परेशानियां, तो जैसे बताया इसमें सब चलता है, शराब वगैरह हर चीज, खाना पीना। तो यह रोगी भी नियमित रूप से लंच में छोले भटूरे खाना या ऐसी कोई अन्य स्वादिष्ट चीजें खाना पसंद करता है और खाता रहता है ये। तो इस प्रकार का खाना सामान्य व्यक्ति भी समझता है कि नियमित रूप से खाते रहने से सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो ऐसा खाना सिर्फ स्वाद के लिए, कभी कभी मजा करने के लिए, कभी एक आध बार तो ठीक है, पर रेगुलर ऐसी स्वाद के लिए खाएगा वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार का मजा करना ही सूक्ष्म रूप से डिबॉचरी है। इसमें जो संवेदी अंग है, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, तो उनकी संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है। ऐसा करते समय किसी अन्य चीज का वो ख्याल नहीं रखता है। एक और रूब्रिक हमने लिया, कॉक्यूटिस टू मच, मतलब दूसरों के साथ मजा केवल लेने के लिए ही जरूरत से ज्यादा बिना किसी गंभीरता के संबंध बनाने का प्रयास करना। ऐसा केवल मजा लेने के लिए किया जाता है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी गंभीरता नहीं होती है। उस समय ना ही यह सोचा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के, जानी जिससे आप फ्लर्ट कर रहे हो, उसके मन पे इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे बस मजा आना चाहिए। जो कॉकेटिस वाले होते हैं उनके लिए मजा ही सर्वोपरि होता है। तो बिना मतलब के फ्लर्टिस इसीलिए करते हैं, गंभीरता नहीं होती है उसमें। वर्सिस मेक्स वर्सिस, वर्सिस माने कविता, दोहे, शेर वगैरह आदि, उनके उल्टे सीधे दोहे बनाना, गाना गाना। तो यह व्यक्ति ऐसा कब करेगा? जबकि उसके अंदर मस्ती होगी, सीरियसनेस नहीं होगी, आनंद होगा। उसको केवल मस्ती और मस्ती के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, उसका दिमाग पर किसी प्रकार का कोई बोझा ना हो, तभी वो करेगा। यानी इस किस्म के वर्सेस बनाना पूरी तरह एक बेफिक्र होने का सबूत है। खाओ पियो मौज करो, किसी को गंभीरता किसी के लिए है नहीं, ऐसा व्यक्तित्व होता है इसका। विस्लिंग माने सीटियां बजाना। तो जब सीटी बजाना कब होगा? जब आदमी मौज मस्ती में होगा, नहीं तो आदमी के मुंह से तो जवान अगर उदास होता है तो सीटियां नहीं बजती हैं, वो तो मुंह लटका होता है आदमी का। तो व्यक्ति जब मस्ती में होता है तभी वह इस प्रकार के भाव स्वतः ही प्रकट करता रहता है। जैसे आप मस्ती में होते हो तो आप गुनगुनाते रहते हो, गाना गाते रहते हो, इधर उधर फुदकते रहते हो, सीटियां बजाते रहते हो। सीटियां का मतलब डायरेक्ट सीटी ही नहीं, मीन्स एक खुशी प्रकट करने के जितनी भी हरकतें हैं वो सब आप करते रहते हो। जैसे जब हम सभी किसी समारोह में होते हैं तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, बातचीत पर हंसी मजाक करते हैं, जो हंसने वाली बात नहीं थी उन पर भी ठहाका मार के हंसते, तो एक मौज मस्ती का माहौल होता है। तो उसको हम स्विसलिंग कह रहे हैं। उन लोगों में से हंस कर बात कर लेते हैं जिनसे हम कभी सामान्य दिनों में बात तक नहीं करते। अतः सीटी बजाना मस्ती भरे मन का प्रादुर्भाव मात्र है। तो इस केस में तीनों रूब्रिक कॉकेटिस, मेक्स वर्सिस एंड विस्लिंग, सबका एक ही अगर कॉमन फील लें तो एक ही निकलता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न है, मस्ती में है और मस्ती में ही रहना चाहता है, उसको खोना नहीं चाहता है। बिना किसी गंभीरता के वो हर ऐसी हरकत करेगा जो उसकी मस्ती में बढ़ोतरी करे, उसको मजा दे। किसी भी मर्यादा, सिद्धांत आदि के पचड़े में वो पड़ना नहीं चाहता है। तो इस तरह इस रोगी के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही तीनों रूब्रिक इस केस में लिए गए हैं और ये तीनों रूब्रिक इस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाते हैं। अब ये मेरे पास 28 फरवरी 2015 को फिर लौट के आता है दवाई खाने के बाद।
अरे डॉक्टर साहब पहले से तो बहुत बिल्कुल जलन कम है, यह तो समझिए कि दर्द में तो बिल्कुल ही फर्क आ गया। मतलब वो और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न तो बीमारी में भी था वो, अब तो वो फुदक ही रहा बीमारी रिलीफ आने के बाद। तो मैं और किस चीज में बदलाव आया है आपको? और सब तो ठीक ही है जी, बस एक वजन घटाने की मुझको कुछ और दवाई दे दो। मोटा है ना, थोड़ा चाहता है वजन भी घट जाए तो और मजे आएंगे। तो मैं इसको कहता हूँ कि हमारी दवाई से आपका वजन नहीं घटेगा। आप सारा दिन खाते हो तो वजन कहाँ से घटेगा? कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और वो बाकी सब देखो, बाकी सब देखो। भूख मेरी बहुत ठीक है सर, दर्द भी ठीक है। वो मुझको गैस बनती है ना जी, पहले जबकि इसने पहले गैस के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो ये जब व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या, जब व्यक्ति का ध्यान किसी बड़ी समस्या से हटता है तो बाकी दूसरी समस्याओं पे चला जाता है, तो उससे कम परेशान वाली समस्या की तरफ जाने लगता है। मैंने पत्नी को भी कह दिया जी मैं बीमार हूं, मुझको हल्का खाना देना, जबकि इस ट्रीटमेंट से पहले वो ऐसा नहीं कर रहा था। दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी उसने ये सब नहीं किया था। उसमें मानसिक रूप से बदलाव नहीं आया था, सिर्फ एसिडिटी कम हुई थी। हमारी दवाई के बाद उसकी सोच बदली है। तो ये सोच बदलना हमारी दवाई के बिल्कुल सही होने का सिमिलिमम का लक्षण है। अब यह कोई गंभीरता नहीं है, बल्कि गड़बड़ खाना खाकर होने वाली परेशानियों के कारण जो उसको आनंद में कमी आती थी उसकी वजह से अब ये परहेज कर रहा है। वह अपने खाने का मजा नहीं खोना चाहता है। लैकेसिस का जो व्यक्ति होता है हर वो काम करता है जो उसको मजा दे। जिस काम में उसको मजा ना आए वो काम करेगा ही नहीं। बहुत सारे जैसे जोक सुनाना, चुटकुले छेड़ना, लोगों को तंग करना, तंग मतलब मिस्चीवियस शरारतें करना, प्रैंक्स जिनको हम बोलते हैं वो करना, या वो काम करना सारे के सारे को बिजनेस है तो अगर इसको पसंद नहीं है वो नहीं करेगा। ऐसा कोई भी काम जो इसको खुशी देता है, मस्ती देता है, आज़ादी देता है, बिल्कुल एकदम फ्रीडम, मस्त रहना चाहता है। इसको कोई दबा के नहीं रख सकता। कोई भी चीज़ दबा के रखेगा तो उस डोमिनेशन को उठा के फेंक देगा, चाहे इंसान हो, हालात हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। फिर ये 9 मार्च को 2015 को आते हैं और ये सब पहले से तो काफ़ी ठीक है, परंतु पूरा ठीक नहीं है अभी। मैं उसको कहता हूँ धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दवाई लेते रहो। हाँ मैं दवाई लेता रहूँगा, परहेज भी रखूँगा। दवाई तो आप 2 महीने की बजाय मुझसे कहोगे 3 महीने खाओ तो मैं खाऊँगा, पहले नहीं था ये तैयार। ऐसा क्यों भाई? अब मैं पूछता हूँ इतनी लंबी दवाई क्यों खाना चाहते हो? अरे बीमारी ठीक हो जाएगी, वरना बाद में तो बड़ी दिक्कत होती है। यह दिक्कतों के कारण मजे में जो होने वाली है उसमें बात कर रहा है, तो इसलिए इसको पोटेंशियम ने बढ़ा दी थी। तो लैकेसिस रोगी हमेशा ही वायदा करता है, ये लैकेसिस की खास बात है, वो वादा करता है कि आज से मैं पक्का इलाज करवाऊंगा जी, अब मैं जरा सी भी लापरवाही बिल्कुल नहीं, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक मैं आता रहूंगा जी। ये लैकेसिस हमेशा वादा करता है आपसे, दवाई बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जी। तो परंतु वो कभी भी लंबे समय तक इलाज करवाता नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसको आराम आता है तो उसकी मौज मस्ती तो लौट आती है। ये तो रोज आना, डॉक्टर को दिखाना, फीस देना, ये तो सब उसकी मौज मस्ती में रुकावटें हैं। तो इसलिए वो लंबा इलाज कराता नहीं है। जब फंस जाता है तब ये सारे वादे कर लेता है। तो उसको अपनी जरूरत की हद तक आराम आ जाने पर वह तुरंत ही इलाज बंद कर देता है। उसके लिए इलाज भी एक झंझट होता है। वह कभी भी झंझट वाला काम नहीं करना चाहता है लैकेसिस, केवल वही काम करना चाहता है जिससे उसको मजा आए। तो दवाई ना खाना पड़े, इसमें ज्यादा मजा होता है, बजाय डॉक्टर के पास हर हफ्ते 15 दिन में जाके दवाई लाना, बाजार से लाना, उसको खाना, ये दुनिया भर के झंझट का काम वो नहीं करना चाहता। इसलिए जब लगा कि अभी इस हालात में मैं मजे में हूं तो एकदम दवाई बंद। तो विश्वास है कि आपको लैकेसिस अब आगे दे सकोगे, अलग अलग छोटे छोटे केसेस में भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।